गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th कक्षा का इतिहास का 4th चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार का 3rd लेक्चर शुरू करते हैं। पीछे हमने इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ा और विश्व में इस्लाम धर्म का किस प्रकार से विस्तार हुआ। अब यहाँ पर इस्लामिक अर्थव्यवस्था, कृषि और वाणिज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ज़मीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं के राज्य था। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति में आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। जमीन गांव की साझा संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामिक विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई, विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसका इक्ता कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया, यानी राजस्व का हिस्सा। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील घाटी में, राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई के लिए सहायता दी। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए ज़रूरी थी। इस्लामिक कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो ज़मीन को पहली बार खेती के काम में लेते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। इसके बाद इस्लाम में देखिए शहरीकरण कैसे हुआ। जैसे जैसे शहरों में संख्या तेज़ी से बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम है मिस्र, कुफा और बसरा इराक में, फुस्तात और काहिरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इम्फाहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खादानों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ गया। अब शहरों के साथ साथ देखिए उनकी वाणिज्यिक स्थिति क्या थी। अर्थव्यवस्था में कैसे व्यापार करते थे वो। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद अल जामी होती थी जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी।
ये इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा, भवन समूह केंद्रीय मंडी जिसे सूक कहते थे, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों और विद्वानों और व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर बाहरी घरों में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर और सिनेगाग यानी यहूदी प्रार्थना घर। सिनेगाग क्या होते हैं? यहूदी प्रार्थना घर। छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानघर और एक महत्वपूर्ण समाजघर होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली सब्जियां और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें, कसाई की दुकानें होती थी। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थ और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। भूगोल ने मस्जिद मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। ये व्यापार 2 मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारसी खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ें, बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और एधाब तक और फारस की खाड़ी के पतन, सिराफ और बसरा तक जहाज़ पर लाया जाता था। यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफिलों द्वारा बगदाद, दमिश्क और एलेपो के भंडार गृहों तक स्थानीय खपत के लिए और आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े होते थे। जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम के साथ पड़ता था, इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परीक्षित उनके पत्रों से देखा जा सकता है। किंतु 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ोतरी हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इस्लामिक राज्य के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी उसमें कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य का क्या रोल था। कृषि का विकास किस प्रकार हुआ इस्लामिक राज्य में, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे और किसानों से जो कर उगाही के रूप में उगाया जाता था तो किस प्रकार लिया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे किस प्रकार शहरों में तेज़ी आई, शहरों के विकास में तेज़ी आई, बड़े बड़े शहरों की स्थापना होने लगी और फिर वहाँ पर जनसंख्या भी लगातार बढ़ने लगी। शहरों के विकास के साथ साथ वहाँ पर व्यापार बढ़ने लगा और जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई तो वहाँ पर तैयार माल और कच्चे माल दोनों की मंडियाँ स्थापित हो गई और ये एक देश से दूसरे देश तक अपने व्यापार को बढ़ाने लगे। हमने देखा कि किस प्रकार से भारत, चीन और यूरोप से इनका व्यापार होता था और इस तरह इनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती चली गई। थैंक यू।